Welcome, students, to another lecture of history from Brain Aspire. And today will be our last lecture on nationalism in Europe. Then we will move on to the next chapter. तो पिछले क्लास तक हमने यूनिफिकेशन सब देख लिए थे. आज हमें जो देखना है वो है बाल्कन क्राइसिस. अब बाल्कन क्राइसिस समझने से पहले एक वर्ड तुम लोगों को बुक में मिलेगा. वर्ड है इम्पेरियलिज्म. भाई इम्पेरियलिज्म है क्या? इम्पेरियलिज्म है, समझो कि तुम्हारा एक घर है और यहाँ पे समझो एक थोड़ा सा गार्डन वैसा जगह है और फिर यहाँ पे तुम्हारा पड़ोसी जो है उसका घर है. अब तुम जो दोनों ही हो ना, तुम लोगों को लगता है कि अगर तुम्हें जितना लैंड तुम्हारे पास है, अगर उसे ज़्यादा लैंड मिले तो तुम्हारे घर का डेवलपमेंट होगा. तुम शायद एक और बालकनी बना पाओगे या फिर शायद एक और घर बना पाओगे या फिर कुछ भी बना पाओगे, आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट कर पाओगे. तो इसलिए ये जो बीच का एरिया है ये कॉमन एरिया है ना. या फिर समझ लो कि ये जो एरिया है ये एरिया समझो तुम्हारे पड़ोसी का है. ठीक है, ये गार्डन और तुम्हारा एरिया छोटा सा जगह है तुम्हारे पास. तो तुम्हें ये जगह चाहिए, ये गार्डन चाहिए और तुमने इस गार्डन को कब्ज़ा करने के लिए तुमने अपने पड़ोसी के साथ लड़ाई किया और लड़ाई करके ये गार्डन कब्ज़ा कर लिया. तो ये जो तुम अपने घर के डेवलपमेंट के लिए किसी और के घर को कब्ज़ा कर रहे हो, वही होता है इम्पीरियलिज्म. अब ये अगर हम देश के रिगार्डिंग सोचें तो जब कोई भी देश अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए किसी और देश के ऊपर कब्ज़ा करता है और उस देश को यूज़ करता है फॉर इट्स ओन बेनिफिट, उसी को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म. फॉर एग्जांपल ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इन इंडिया. तो कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म, दे आर सिनोनिमस वर्ड्स, दे आर सेम वर्ड्स, दे हैव सिमिलर मीनिंग. तो जब ब्रिटिश लोगों ने जब इंडिया के ऊपर कब्ज़ा किया था, उसका मेन मोटिव क्या था कि ब्रिटिश चाहते थे टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमी बाय यूजिंग इंडियन रिसोर्सेस, है ना. तो ये जो चीज़ ब्रिटिश ने किया था कि हमारे इंडिया को कब्ज़ा किया था टू डेवलप देयर इकोनॉमी, इसी को बोलते हैं इम्पीरियलिज्म. अब ये बाल्कन क्या है, बाल्कन में क्या हुआ वो देखना पड़ेगा. तो बाल्कन ना आज के मॉडर्न डे रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बॉस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया एंड मॉन्टेनेग्रो. ठीक है, यहाँ ये जो इतने सारे कंट्रीज़ का मैंने नाम बोला, ये नाम बुक में भी मिलेंगे. ये सारे कंट्रीज़ को मिला के बोला जाता है बाल्कन रीजन. ठीक है, और ये जो बाल्कन रीजन है, यहाँ पे रहने वाले लोग जो हैं इनको सबको एक साथ स्लैव्स बोला जाता है, स्लैव्स. ठीक है, अब ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था ये पूरा रीजन एक टाइम तक, मगर ऑटोमन एम्पायर के फॉल के बाद जब ऑटोमन एम्पायर ख़त्म हो गया और नेशनलिज्म आया, तब धीरे धीरे ये सारे देश एग्जिस्टेंस में आए, ये सारे देश बने. अब जब ये देश बने तब क्या हुआ कि सभी देश को ये लगता था कि हम लोगों को बहुत दिनों बाद इंडिपेंडेंस मिला है ऑटोमन के हाथ से. तो अब हम लोगों को अगर हमारा देश इम्प्रूव करना है, हमारा देश में डेवलपमेंट लाना है, तो हमें दूसरे देश से जगह या टेरिटरी लेना पड़ेगा, तभी जाके हम कम कर सकते हैं. क्योंकि यहाँ पे ना सारे देश बहुत पास है. मतलब समझो यहाँ पे रोमानिया है, ठीक है, फिर इसी समझो बुल्गारिया, फिर समझो अल्बानिया, फिर समझो ग्रीस, ठीक है, फिर समझो मैसेडोनिया. तो एक के बाद सब एक साथ बहुत सारे देश जगह छोटे करके उस रीजन में है. और क्योंकि एक टाइम पे वो सारे देश एक साथ थे, तो इसीलिए रोमानिया चाहता था कि बुल्गारिया के पास से ज़्यादा टेरिटरी हड़पने के लिए. अल्बानिया कोशिश कर रहा था क्रोएशिया के ऊपर अटैक करके वहाँ से ज़्यादा टेरिटरी हड़पने का. उधर मैसेडोनिया अटैक कर रहा था बॉस्निया हर्जेगोविना के ऊपर. तो सारे देश ने एक दूसरे के साथ भिड़े हुए थे जस्ट फॉर गेटिंग मोर टेरिटरी. इन दोनों के बीच में बहुत ही एक हाई इंटेंस सिचुएशन चल रहा था. ठीक है, अब ये सिचुएशन धीरे धीरे एथनिक टेंशन में बदल गया. एथनिक टेंशन में क्यों? क्योंकि समझो इतने सारे देश हैं तो डिफरेंट कल्चर्स हैं और डिफरेंट कल्चर्स के बीच में
कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं एथनिक टेंशन। अब इसी सिचुएशन को और भी कॉम्प्लेक्स कर दिया गया बाय द यूरोपियन पावर्स। तो उस टाइम पे जो मेन यूरोपियन पावर्स थे, जैसे रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, ये सब ना चाहते थे बाल्कन जो कंट्रीज़ है वहाँ पे अपने नेवल एंड मिलिट्री बेसिस बनाना। क्यों चाहते थे? क्योंकि बाल्कन रीजन में जो कंट्रीज़ है ना, उनके पास बहुत ही बढ़िया सी का एक्सेस है और बहुत बढ़िया लैंड का एक्सेस भी है। तो वहाँ पे अगर कोई भी देश, कोई भी यूरोपियन देश, पावरफुल देश अपना, रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रिया हंगरी, कोई भी अगर वहाँ पे एक मिलिट्री या फिर एक नेवल बेस बना पाएगा तो उसका जो मिलिट्री पावर है ना वो डेवलप होगा, वो इम्प्रूव होगा, है ना। तो समझो आज रोमेनिया में इंग्लैंड ने एक मिलिट्री बेस बनाया, तब ये देख के रशिया को लगा अरे भाई अब तो मैं वीक हो गया। अब रशिया गया बुल्गारिया के पास एक नेवल बेस बनाने। अब ये देख के इंग्लैंड और खफा हो गया, इंग्लैंड गया फिर से एक और बेस बनाने। अब ये देख के जर्मनी भी गया वहाँ पे नेवल बेस बनाने। ये देख के ऑस्ट्रो हंगरी को लगा कि अरे भाई सब लोग स्ट्रॉन्ग बन रहे हैं मिलिट्री, तो मुझे भी कुछ करना पड़ेगा। तो वो समझो चलेगा बॉस्निया में एक मिलिट्री बेस बनाने। तो ऐसे समझ रहे हो कि इतने सारे देशों के ऊपर कब्ज़ा करने के लिए 3-4 देश लड़ पड़े। सभी को चाहिए था वहाँ पे मिलिट्री बेस बनाना या फिर नेवल बेस बनाना। अब यहाँ पे जब छोटे छोटे देश थे, रोमेनिया, बल्गेरिया, अल्बानिया, इनके बीच में छोटा मोटा वार, छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, वो ज़्यादा बढ़ता नहीं था क्योंकि ये इतना पावरफुल देश नहीं थे, छोटे छोटे देश थे ना, तो उतना मिलिट्री पावर नहीं था कि बहुत बड़ा कोई कॉन्फ्लिक्ट वो कर पाए। मगर जब पावरफुल कंट्रीज़ लाइक इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया, ऑस्ट्रो हंगरी ये इन्वॉल्व हो गए ना, इनके पास बहुत पावर था। अब इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते फाइनली एक सीरीज़ ऑफ वार शुरू हुआ जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू कब हुआ था? 1914 को। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, याद रखना। 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था। ठीक है, अब 1914 में वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1918 में ख़त्म हुआ। उसके बाद धीरे धीरे ना एंटी इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसीज़ हमें देखने को मिले। एंटी इम्पीरियलिस्ट टेंडेंसीज़ मतलब, अच्छा जो मैं बोल रहा था ना बिग पावर्स एंड प्रॉक्सी वार्स, यहाँ पे स्लाइड था मैं मिस कर गया। जो रशिया, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, एक और ऐड कर लो इंग्लैंड। तो ये बिग पावर्स एंड प्रॉक्सी वार्स जो मैं समझा था। प्रॉक्सी वार्स का मतलब वही है कि समझो अल्बानिया और बॉस्निया अपने बीच में वार कर रहे हैं, और समझो बॉस्निया को हेल्प कर रहा है इंग्लैंड और उधर अल्बानिया को हेल्प कर रहा है जर्मनी। तो जर्मनी और इंग्लैंड एक साथ मतलब 1 to 1 नहीं लड़ रहे हैं। जर्मनी डायरेक्टली इंग्लैंड के साथ नहीं लड़ रहा है, मगर जर्मनी बोल रहा है अल्बानिया को लड़ने के लिए, बॉस्निया के लिए, क्योंकि बॉस्निया को सपोर्ट कर रहा है इंग्लैंड। मतलब ये कैसा समझो, मतलब तुम्हारे साथ किसी और का राइवलरी है तो तुम डायरेक्टली उसे मारने नहीं जा रहे हो, तुम अपना एक चेले को भेज रहे हो उसे मारने के लिए, वो भी एक चेला भेज रहा है तुम्हारे चेले को मारने के लिए। ठीक है, तो ऐसा होता है प्रॉक्सी वार। प्रॉक्सी वार और बिग पावर्स हमने समझ लिया, पाथ टू वर्ल्ड वार समझ लिया। हाँ, अब सब समझना है वो है एंटी इम्पीरियलिस्ट। तो वर्ल्ड वॉर 1 ख़त्म होने के बाद धीरे धीरे ना जहाँ पे ब्रिटिश कॉलोनीज़ थे, या फिर समझो फ्रेंच कॉलोनीज़, या फिर समझो पोर्तुगीज़ कॉलोनीज़ मतलब वही जो ब्रिटिश लोग जब इंडिया में आके इंडिया कब्जा करके बैठे थे ना, उसी को बोलते हैं कॉलोनी। मतलब इंडिया तब कॉलोनी था ब्रिटिश का, इंडिया को कंट्रोल करता था ब्रिटिश, इसीलिए इंडिया कॉलोनी था ब्रिटिश का। ठीक है, और इसी को बोलते हैं कॉलोनियलिज्म। तो जहाँ पे ऐसे कॉलोनीज़ थे, सारे कॉलोनीज़ ना धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे कि इंडिपेंडेंस पाना। ठीक है, वैसे ही हमने देखा कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में, ऐसे ही साउथ अफ्रीका को भी मिला। डिफरेंट कंट्रीज़ में ये प्रोटेस्ट मूवमेंट्स चल रहे थे टू गेट फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम कॉलोनियलिज्म। ठीक है, और ये शुरू हुआ कब? वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, और ये जो आइडिया ऑफ एंटी इम्पीरियलिस्ट स्ट्रगल, नेशनलिज्म यहाँ से आया, यहाँ से ही हम पकड़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है,
अब नेशनलिज्म इन इंडिया तो डिफरेंट चैप्टर है, छोड़ो। अब हम ये देखेंगे कि नेशनलिज्म का लेगेसी क्या है। एक तो है कि जो हमारे कॉलोनीज़ है वहाँ पे नेशनलिज्म फैला। नेशनलिज्म का जो आइडिया था कि लिबर्टी है ना, कॉमन आइडेंटिटी और कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जस्टिस, ये सारे जो आइडियाज़ थे नेशनलिज्म से जो उभर के आए थे वो कॉलोनीज़ में फैला। तब जाके कॉलोनीज़ इंडिपेंडेंस के लिए लड़े और उन्हें इंडिपेंडेंस मिला, और तब जाके हमें आज जो हम इंडिपेंडेंटली एक भारत देश है, हम एक इंडियन कंट्री, हम एज इंडिया इंडिपेंडेंट हम है आज दुनिया में, उसका रीज़न ही है कि नेशनलिज्म का आइडियोलॉजी इंडिया में आया था, है ना। और मॉडर्न नेशन स्टेट का जो आइडिया है, देखो मॉडर्न नेशन स्टेट में क्या होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक टेरिटरी होता है, कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लिबर्टी होता है। ये सब कुछ हमें मिला कहाँ से? सारे आइडियाज़ जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स में यूज़ होते हैं, सारे आइडियाज़ हमें मिले कहाँ से? मिले हमें फिर से वही से, कहाँ से? नेशनलिज्म के आइडिया से, राइट। तो हाँ, तो इतना ही, हमारा चैप्टर यहीं पे होता है ख़त्म, ठीक है। इस चैप्टर में मैं बता रहा हूँ, देखो इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो एग्ज़ाम के लिए करने हैं, एक तो है यूनिफिकेशन, ठीक है, तीनों यूनिफिकेशन अच्छे से करना, बाल्कन क्राइसिस करना, और क्या करना, नेशनलिज्म का मतलब क्या है, ठीक है, वो पढ़ना, एज ऑफ रेवोल्यूशंस इम्पॉर्टेंट है, और नेपोलियनिक कोड इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं लॉन्ग आंसर्स के लिए, और शॉर्ट आंसर्स के लिए मैं बार बार बताता हूँ सभी बच्चों को कि शॉर्ट आंसर्स के लिए और एमसीक्यू के लिए एनसीईआरटी को अच्छे से बहुत बार पढ़ो, ठीक है। वहीं से क्वेश्चन आएगा, एमसीक्यू शॉर्ट आंसर हमेशा कॉमन मिलेगा अगर एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ के जाओगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड वी विल मीट सून इन द नेक्स्ट क्लास।